अस्सलाम वालेकुम। आजकल सर्दियों के दौर में एक वायरल इन्फेक्शंस की आउटब्रेक है। आपको पता होगा कि तकरीबन हर ख़ानदान, हर फैमिली में लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमूमी तौर पे सर्दियों के शुरू में या सर्दियों के दौरान अगर इस तरह की कोई आउटब्रेक आती है जिसमें अचानक से पेशेंट्स में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसमें निमोनिया, कफ़, खांसी के और बुखार के मरीज़ शामिल हैं, तो अमूमन ये वायरल इन्फेक्शन की निशानी होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो एडल्ट्स में यानी बड़ों में वायरसेस होते हैं वो इन्फ्लुएंज़ा और पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस हैं। बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और ये बड़ी कंटेजियस होती है, यानी कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में बड़ी जल्दी से फैलती है। इसके बचाव की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन बच्चों में अमूमन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस या एडिनोवायरसेस ये बीमारी कॉज करते हैं। अलामात तो आप सबको पता ही होगा कि इस बीमारी के दौरान अचानक से हाई ग्रेड फ़ीवर यानी बड़ा तेज़ बुखार आता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ को अचानक गले में दर्द, आँखों से पानी, नज़ला ज़ुकाम और खाँसी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली खाँसी बिल्कुल ड्राई होती है, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ इसमें बहुत ज़्यादा बलगम पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये अमूमी अलामात हैं जो कि वायरल चेस्ट इन्फेक्शंस या जिसको ब्रोंकाइटिस या कभी-कभार यही वायरसेस निमोनिया की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। इसके इलाज पे हम ज़्यादा बात करेंगे, चूँकि ये वायरल इलनेस है तो इसमें हमें ज़्यादा सपोर्टिव केयर यानी कि जो अलामात हैं उनको सेटल करने की ज़रूरत होती है। तमाम मरीज़ों में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी-कभार जब हमें शुबा हो कि मरीज़ को सुपरेटेड इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। कभी-कभार इसमें लेटर ऑन द डिज़ीज़ यानी कि 5-7 दिन के बाद अगर चेस्ट बहुत ख़राब है तो इसमें कभी-कभार स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे याद रखिए कि इस बीमारी के स्टार्ट में कोशिश करें कि मरीज़ को सिर्फ़ पैरासिटामोल या ब्रूफिन के साथ उसके बुखार का इलाज किया जाए, उसको नेबुलाइज़ किया जाए, जिसमें नेबुलाइज़ेशन सॉल्यूशन में नॉर्मल सलाइन आप वेंटोलिन भी डाल सकते हैं, उसमें इप्राट्रोपियम एटम भी डाल सकते हैं। तो नेबुलाइज़ करने से, पेन किलर लेने या बुखार की दवाई लेने से काफ़ी हद तक अलामात बेहतर होती हैं। जिन पेशेंट्स की आँखों से ज़्यादा पानी आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, उनको एंटीहिस्टामिन यानी एलर्जी की गोली भी दी जा सकती है। ओवर द काउंटर बहुत से कफ सिरप्स मिलते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। याद रखिए कि तकरीबन 70-80% वायरल इलनेसेस तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसमें इसके दौरान कुछ रिस्क फैक्टर्स को का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा, मतलब रिस्क फैक्टर के ऐसे मरीज़ जिसमें यही वायरल इन्फेक्शंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, निमोनिया की सूरत इख्तियार करते हैं। बहुत कम केसेस में ARDS हो सकता है, यानी कि लंग्स इतने डैमेज हो जाएँ कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएँ। तो ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले तो कोशिश करें कि हॉस्पिटलाइज़्ड करें और इनका इलाज घर पे ना करें। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इनको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाइयों की ज़रूरत होती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी कॉम्प्लिकेट कौन से मरीज़ों में हो सकती है? तो इसमें याद रखिए कि बहुत छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती और उनके लंग्स पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, तो ऐसे बच्चे निमोनिया का शिकार हो सकते हैं और उनको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बहुत बुज़ुर्ग अफ़राद 65 साल से उम्र अमूमी तौर पे जो ज़्यादा होते हैं उनको हाई रिस्क कैटेगरी में उनके बुखार पे सिर्फ नज़र ना रखें, क्योंकि अमूमन इस उम्र में बुखार बहुत तेज़ नहीं आता। लेकिन अगर मरीज़ खाना पीना छोड़ दे और उसको फटीग हो जाए, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे मरीज़ को फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो दूसरी बीमारियों का शिकार हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर अमूमन कंट्रोल नहीं रहती,
क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी रीनल फेलियर के पेशेंट जो डायलिसिस करा रहे हैं, इनको हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं। कार्डियक फेलियर, लीवर फेलियर के पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं। ऐसे अफराद जो कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनमें स्टेरॉयड शामिल हैं और दूसरी दवाइयाँ शामिल हैं, उनको भी अपनी अलामात बहुत करीब से देखनी पड़ती हैं। और अगर जो पहले बयान की हुई अलामात में से कोई भी ऐसी ज़ाहिर हो, तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराएँ और प्रॉपर अपना इलाज कराइए। याद रखिए कि ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है और ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में बहुत जल्दी फैलता है। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके ख़ानदान में बहुत सारे अफराद एक ही दफ़ा बीमार या यके बाद दिकरे बीमार हो जाते हैं। तो इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर आप ज़रूर करें। जो हाई रिस्क कैटेगरीज़ के पेशेंट हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, शुगर के मरीज़, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, तो उनको हमेशा आइसोलेट कर दें। कोई भी बीमार शख्स उनके पास ना जाए जिसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि जिन अफराद को ये अलामात हैं वो अपने हाथों को बार-बार धोएँ, क्योंकि ये वायरसेस जब हम अपने हाथ से नाक साफ़ करते हैं आँखों से, तो यही वायरसेस किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए दूसरे मरीज़ को मुंतकिल हो सकते हैं। तो अपने हाथों को बार-बार साबुन के साथ धोएँ। दूसरा ये कि अगर आपको छींक या खाँसी हो तो स्लीव पे करें, क्योंकि हाथ पे करेंगे तो वो इन्फेक्शन फैलेगा। या टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें और टिश्यू को प्रॉपर आप डिस्पोज़ ऑफ करें, डस्टबिन में डालें, क्योंकि अक्सर कोई और उठा के डालेगा तो वो भी इन्फेक्ट होने का चांस होता है। अमूमी तौर पे अगर ये बुखार या इस तरह वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मुकम्मल तौर पे रेस्ट करें। बहुत सारा पानी पिएँ। याद रखिए कि रेस्पिरेटरी इलनेस में, यानी अगर सांस की कोई बीमारी या इस तरह का हो तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसमें तकरीबन 8-10 ग्लास पानी आप पिएँ, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ताज़ा फल फ्रूट खाएँ, उनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन जो पहले बताई है उनको इस्तेमाल करें। सूप लें, यखनी लें, तो इंशाल्लाह बगैर ज़्यादा दवाइयों के ही आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन याद रखिए कि अगर आपका बुखार हाई ग्रेड हो, जो टूट ना रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस हो, बहुत ज़्यादा साँस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, अगर ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन आपकी कम होना शुरू हो जाए, इसके अलावा आप पे ग़नूदगी आना शुरू हो जाए या आप में बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएँ, बहुत कमज़ोरी हो, तो ये रिस्क फैक्टर हैं। इसमें आप अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। अमूमी तौर पे जो लोग इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन सर्दियों के शुरू में लगवा लेते हैं तो उन पे इस बीमारी की शिद्दत बहुत कम होती है। वो हल्के-फुल्के नज़ला ज़ुकाम से के बाद ठीक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल अवेलेबिलिटी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से बहुत से मरीज़ मुतासर हुए हैं और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इस वायरस ने बहुत शदीद बुखार, बहुत शदीद इलनेस और निमोनिया के केसेस पैदा किए हैं। तो वैक्सीन का एक बहुत अहम रोल है। इसके अलावा कोशिश करें कि जो ही वैक्सीन आपको मुयस्सर हो वो लगाएँ। ख़ासकर ऐसे मरीज़ जो कि हाई रिस्क हैं, उनको ज़रूर लगानी चाहिए। दूसरा ये कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें। अमूमन सर्दियों में अपनी खुराक बेहतर रखें, अपने टाइम टेबल को मेंटेन करें, नींद पूरी करें और खाने में ताज़ा फल और फ्रूट सब्जियां ज़रूर शामिल रखें। इस बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।